हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक 2 लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का अपलोड किया गया है। पहला लेक्चर में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, सेकेंड लेक्चर में भी शॉर्ट टाइप था, और आज आपको इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 अपलोड कर रहे हैं, जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और 1-2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन विथ न्यूमेरिकल मैंने सेट कर दिया है, जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बच्चों, नेक्स्ट डे एक लेक्चर और आएगा इलेक्ट्रिसिटी पर, जिस पर मैं पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज पर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स 5 मार्क्स की एग्जाम में पूछी जाएगी उस पर बात करेंगे। और कल आपका इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नंबर 3 क्रैश कोर्स एंड हो जाएगी। तो आई होप कि आप सभी बच्चे इन यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 को इस वीक, नेक्स्ट वीक तक आप प्रयास करो कि क्लियर कर लें, और जहाँ भी डाउट आता है आप ऑफलाइन या ऑनलाइन पूछ सकते हो आप। तो चलिए हम बात करते हैं आज क्वेश्चन लेक्चर 3 का क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट किरचॉफ्स लॉ टू लॉ फॉर इलेक्ट्रिक नेटवर्क। विद्युत नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियम को कहा जा रहा है लिखने के लिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2021 बोर्ड के लिए। किरचॉफ के नियम को यहाँ पे कहा जा रहा है लिखने के लिए। तो हमारे किरचॉफ साहब ने 2 नियम दिए थे इलेक्ट्रिसिटी में। पहला दिया था करंट से रिलेटेड और दूसरा दिया था वोल्टेज से रिलेटेड। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी केसीएल की बात किया था, और आज यहाँ पे आपको क्लियर लिख भी देंगे नेटवर्क लॉ, किरचॉफ साहब का फर्स्ट लॉ। तो बच्चों, केसीएल जंक्शन पर आने वाली करंट का अलजेब्रिक सम और जंक्शन से आउट होने वाले करंट का अलजेब्रिक सम आपस में इक्वल होता है। इसे ही कहते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ या केसीएल करंट लॉ। यहाँ पर आपको एक जंक्शन दिखाया गया है, ये जंक्शन है। यहाँ पर I1 करंट आ रही है, I2 भी आ रही है, जबकि यहाँ से I3 और I4 आउट हो रहा है जंक्शन से। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन कि द अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इन द जंक्शन इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट इन द जंक्शन करेंगे आप, तो आपका फाइनल आएगा I1 प्लस I2 एंड इक्वल टू I3 प्लस I4। जब RHS को एक साइड लाएंगे तो आपका फाइनल ये आ जाएंगे I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल घटाओ I4 इक्वल टू 0। किरचॉफ का लॉ नंबर 2 अर्थात KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रीवियस लेक्चर में वो बता दिए गए हैं आपको। वोल्टेज लॉ क्या होता है? किसी बंद क्लोज सर्किट में प्रत्येक रेसिस्टेंस और उसमें पास करंट के प्रोडक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे IR अर्थात वोल्टेज मिलेगा, और वो वोल्टेज का अलजेब्रिक सम सर्किट में लगे EMF यानी सेल में जो लगे होते हैं उनकी EMF के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। इन अ क्लोज सर्किट द सेम of product of current and resistance is equal to the algebraic sum of EMF in the loop। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक लूप है, और इस लूप में E1 E2 EMF वाले सेल कनेक्ट है, इसके साथ रेसिस्टेंस R1 और R2 है। अगर आप फाउंडेशन पढ़े हैं तो ये सिंपल आप समझ जाएंगे
कि यहाँ पर लागू होगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से इन लूप ABCD I1 R1 प्लस I2 R2 इक्वल टू, ये बैटरी का पॉजिटिव इस बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है एंड नेगेटिव नेगेटिव से, इसी वजह से आप इसे E1 को बड़ा मान लीजिए, E2 को छोटा मान लीजिए, तो E1 से E2 को माइनस कर देंगे और आपका आंसर आएंगे I1 R1 प्लस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। ध्यान दें यहाँ पे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ A से B, B से C, C से D होते हुए लागू हुआ है, ऐसे करके ABCD एंटी क्लॉक वाइज। अब दोस्तों नेक्स्ट, ये जो आपको दिख रहा है ये बस इतना ही कह रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ क्लोज सर्किट इज अ 0। किसी क्लोज सर्किट में अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 में कहा जा रहा है आपको कि एक्सप्लेन दैट किरचॉफ सेकेंड लॉ इज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होती है, तो यहाँ कहा जा रहा है आपको कि समझाइए किरचॉफ का सेकेंड लॉ अर्थात KVL लॉ एनर्जी कंजर्वेशन का नियम है, इनको समझाना है। तो आप लिखेंगे कि एज वी नो दैट KVL अर्थात किरचॉफ वोल्टेज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत का पालन करता है, ऐसा तो हम लोग को पता है, क्योंकि किसी आवेश को क्लोज पाथ का एक साइकिल लगाने के बाद उसकी एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आती है। जब चार्ज को किसी क्लोज सर्किट में एक चक्र पूरा कराया जाता है तो देखा जाता है कि एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि KVL एनर्जी कंजर्वेशन का नियम पर बेस्ड है। सेम है इंग्लिश में भी कि KVL इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेयर बाय वोल्टेज इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन पर यूनिट चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट चार्ज एज एनर्जी एंड चार्ज आर बोथ कंजर्व्ड। एंड थर्ड प्रॉब्लम जो आपका है वो कहा जा रहा है व्हाट इज शंट एंड राइट इट्स यूज। शंट क्या है और इनके दो एप्लीकेशन कहता है लिखने के लिए। तो शंट का जो सिंपल एक शंट टर्म्स है, एक डिवाइस है, सबसे मिनिमम रेसिस्टेंस वाले वायर कहिए या रेसिस्टोर को ही हम कहते हैं शंट। सबसे मिनिमम रेसिस्टोर वाले वायर को क्या बोलते हैं, शंट कहते हैं, और जिसे कॉइल में गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। और ध्यान रहे जब गैल्वेनोमीटर में शंट को पैरेलल में कनेक्ट की जाती है तो गैल्वेनोमीटर वर्क करने लगती है एमीटर के जैसा। क्या कहा मैंने कि जब गैल्वेनोमीटर के साथ शंट को पैरेलल में कनेक्ट की जाती है तो ये गैल्वेनोमीटर बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एमीटर में। यूज इनका है गैल्वेनोमीटर को कॉइल को जलने से बचाने में, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने में, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने में, किसमें, एमीटर में। वही चीज़ सेम है आपको इंग्लिश में, ए वायर हैविंग अ वेरी लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड शंट। द शंट इज used in galvanometer, G को घेर दिया तो galvanometer for measuring the large current, and the range of ammeter reading can be extracted by connecting a shunt resistor to it. Next question number 24, write down two character for fuse wire. फ्यूज तार के दो विशेष अभिलक्षण कैरेक्टर कहा जा रहा है आपको लिखने के लिए।
जो कि 2014 में पूछा गया था। तो आप लिखेंगे कि फ्यूज की एमपी अर्थात मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये इसका रेसिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लो, इट्स हैज हाई रेसिस्टेंस। तो ये दो कैरेक्टर है फ्यूज का, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है कि डिटरमाइन द पोटेंशियल एट द पॉइंट x1 एंड x2 इन द सर्किट। इस सर्किट में आपको कहा जा रहा है, सर्किट में जो सर्किट आपको दिखाया गया है इसमें x1 और x2 पर पोटेंशियल फाइंड करने कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन भी 2014 में पूछी गई है, बट यहाँ मैंने क्या किया, वैल्यू चेंज कर दिया है। वैल्यू कुछ और पूछा था, तो कुछ वैल्यू चेंज करके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन बैंक से 2014 में जो प्रॉब्लम्स पूछी गई है उनको सॉल्व करना है। मैं आपको इनको सॉल्व करने की विधि यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितने बैटरी सर्किट में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 2 बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है दोस्त, बैटरी कनेक्टेड है। उसके बाद रसिस्टोर भी हैं 1, 2 एंड 3। यहाँ पे 3 रसिस्टोर कनेक्टेड है। ये 4 वैल्यू की है एंड ये 2 वैल्यू की है, और ये वाला रसिस्टोर 4 की है। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक अर्थ लगे हैं, मतलब अर्थ से कनेक्ट है। अर्थात इस पॉइंट पर जब कोई वायर अर्थ से कनेक्ट होती है तो वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 आता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे पोटेंशियल, वैसे क्वेश्चन में ही पोटेंशियल यहाँ पे गिवन है। अगर नहीं भी गिवन हो तो याद रखेंगे कि जहाँ अर्थेड होता है वहाँ पे पोटेंशियल 0 होता है, और उसी को रिफरेंस मान के किसी बिंदु पर पोटेंशियल फाइंड आउट की जाती है। तो आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। अब एक चीज़ यहाँ से आप समझिए कि बैटरी के प्लस, इस बैटरी के प्लस से कनेक्ट है एंड माइनस से कनेक्ट है। तो इस स्थिति में आप क्या करिएगा, बड़े वाले सेल से छोटे वाले सेल को माइनस कर दीजिएगा, आपको ईएमएफ नेट निकल जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनिए। अगर बैटरी की प्लस टर्मिनल प्लस दूसरे बैटरी के प्लस से, माइनस टर्मिनल माइनस दूसरे बैटरी के माइनस टर्मिनल से कनेक्ट हो, तो आप बड़े वाले बैटरी के ईएमएफ से छोटे वाले बैटरी के ईएमएफ से क्या करेंगे, घटाव करके आपको नेट ईएमएफ प्राप्त होगा। और वो नेट ईएमएफ आप देख रहे होंगे कितना वोल्ट प्राप्त हुआ, 2 वोल्ट। सिमिलरली आप 2014 में पूछे गए क्वेश्चन को जाके सॉल्व करिए। अब चलो, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब ध्यान सुनिए, करंट किधर चलेगा, क्योंकि यही तो अब फाइनली 2 आया, तो करंट ऐसे चलेंगे और ऐसे घूम के ये घूम के यहाँ आएंगे। अर्थात ये जितने सारे यहाँ पे रेसिस्टेंस लगे हैं, ये रेसिस्टेंस हो गया आपको सीरीज में, और सीरीज में रेसिस्टेंस डायरेक्ट टूटता है। तो 4, 4, 8 और 8 ये 2, 10 ओम। तो आर नेट निकल के आ गया 10 ओम। अब आराम से आप आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई इक्वल टू फार्मूला होता है V/R, और यहाँ पे V अर्थात ईएमएफ की वैल्यू 2 आया है अपॉन 10, तो आ जाएगा 0.2 एम्पियर। तो ये तो आ गया कि यहाँ जो 2 आया बैटरी, दोनों को कैलकुलेट करने पर तो ये कितना करंट दे रहा है, 2 एम्पियर करंट सर्किट में पास कर रही है। तो अब आपको यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। तो जब यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो अब PD बिटवीन पॉइंट O एंड x1, यहाँ जो O है ये इनको मान लेते हैं O, और O तथा X के बीच पोटेंशियल फाइंड करना है। पहली कंडीशन ये, एंड O और x2 के बीच पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या किया गया, Vx1 यानी x1 के जगह का पोटेंशियल माइनस V0 यानी V0 यानी V0, और थर्ड जो है वहाँ की पोटेंशियल 0,
इक्वल टू 2i माइनस 6, और यहाँ से फाइंड करेंगे। ये सब फाउंडेशन बहुत अच्छे से आपको बताया गया है, तो आप आई होप कि ये सभी वैल्यू जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल केवीएल लॉ से भी आप वहाँ पे निकाल सकते हो। और पहला पोटेंशियल x पॉइंट पर -5.6 वोल्ट निकला, और x2 पॉइंट पर पोटेंशियल -0.8 वोल्ट निकाला गया है, आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 में देखिए क्या है। 26 कहा जा रहा है आपको। 26 में ये 10 ओम है, ये 20 ओम, ये 10 ओम, ये 5 ओम एंड ये फिफ्थ रेसिस्टोर 5 ओम है। फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द सेल। यहाँ सेल 10 वोल्ट की है और आपको कहा जा रहा है कि ये सेल कितना करंट इस सर्किट में क्या करेंगे, पास करेंगे, ये बताइए। तो करंट तो इधर से ही निकलेंगे क्योंकि हाई पोटेंशियल इधर बड़े वाले टर्म। बट अब ध्यान दीजिए, आपको बताया होगा केवीएल व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पर आर्म रेशियो अगर सेम होती है तो हम मिड वाले रसिस्टर को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। आर्म रेशियो मतलब दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। तो 10/5 इक्वल टू 20/10। अब आप देख रहे होंगे कि 2 इक्वल टू 2 आया, अर्थात आर्म रेशियो सेम है। अब आप कहेंगे आर्म रेशियो, तो जो बच्चे फाउंडेशन नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। देखो आर्म रेशियो क्या होता है ना, जहाँ बैटरी लगी होती है उसके जस्ट ऊपर देखो, और जस्ट ऊपर दिस अपॉन दिस करो एंड दिस अपॉन दिस कर दो। अगर ये दोनों की रेशियो आपस में इक्वल हो तो इसको आर्म रेशियो सेम कहा जाता है, और अगर आर्म रेशियो सेम हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाती है, और इस कंडीशन में इसके मिड में कहा जाता है कि करंट पास नहीं होती है। अर्थात ये 5 ओम का रसिस्टर को यहाँ से रिमूव कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि दिस इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे पकड़े, आर्म रेशियो के आधार पे, क्योंकि यहाँ पे आर्म रेशियो सेम आया। हेंस 5 ओम रसिस्टर कैन बी रिमूव विदाउट एनी इफेक्ट। और जब वो मिड वाला रसिस्टेंस को यहाँ से रिमूव करेंगे तो आपको बस सीधा पता चल जाएगा कि जैसे कि मैंने ब्लैक पेन से घेर दिया 10 ओम 20 ओम को, ये हो गया सीरीज में रसिस्टर डायरेक्ट ऐड होते हैं, तो 20 10 30 एंड जस्ट नीचे देखिए 10 ओम और 5 ओम कनेक्ट हो गया, ये हो गया 15 ओम, और ये दोनों हो गया आपको पैरेलल में कनेक्ट करने की विधि है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, और आपका फाइनल आंसर आ गया 10 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 10 ओम एंड I इक्वल टू V/R, बैटरी की वोल्टेज 10/10 कैंसिल आउट करके 1 एम्पियर। तो ये सभी न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है और इसे सॉल्व करने में आपको भारी नहीं लगनी चाहिए। चलिए, तो ये था हमारा यहाँ 26 प्रॉब्लम्स हो गया। अब चलिए 27 कहा जा रहा है कि मैक्सिमम पावर थ्योरम या मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में एक्सप्लेन करने। महत्तम शक्ति प्रमेय क्या है। बच्चों, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बोर्ड में 2009 से अभी तक, इसीलिए थोड़ा ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इनको थोड़ा बढ़िया से आप ध्यान दीजिएगा। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आने की संभावना है, हो सकता है तो 5 मार्क्स में इसे प्रूफ भी करने पूछ ली जाए कि मैक्सिमम पावर थ्योरम को प्रूफ भी करें। तो इनका स्टेटमेंट क्या था दोस्त, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर विल बी डिसिपेट इन द लोड रेसिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस का दूसरा नाम है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। इफ इट इज इक्वल इन वैल्यू टू द थेवेनिन रेसिस्टेंस ऑफ द थेवेनिन रेसिस्टेंस मतलब होता है आपको इंटरनल रेसिस्टेंस, दूसरा नाम है थेवेनिन रेसिस्टेंस जिसको इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं, ऑफ द नेटवर्क सप्लाइंग द पावर। अगर जो बच्चे थेवेनिन रेसिस्टेंस के बारे में नहीं जानते हो तो वो बच्चे थोड़ा अपना
फाउंडेशन का कॉपी उल्टाइए, जो मेरे पास पढ़ ले उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी किसी सर से पढ़े होंगे तो आप जाके सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस देख लीजिए, उसी को थेवेनिन रेसिस्टेंस कहते हैं ऑफ द नेटवर्क सप्लाइंग द पावर। तो दैट इज थेवेनिन रेसिस्टेंस इक्वल टू स्मॉल आर होगा यहाँ पे, थेवेनिन रेसिस्टेंस इक्वल टू लोड रेसिस्टेंस अर्थात एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, यानी इंटरनल रेसिस्टेंस अगर इक्वल टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो जाए किसी सर्किट में तो वहाँ पर सर्किट से मैक्सिमम पावर पास होती है और इसी को कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। इनका यूज होता है कार के इंजन में, ट्रेन के, कार के इंजन, बस के इंजन, ये सब जो भी व्हीकल्स आपको है उनके इंजन में मैक्सिमम पावर थ्योरम का यूज होता है। तो सेम हिंदी में ही भी है, यदि सर्किट या नेटवर्क का थेवेनिन या इंटरनल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के इक्वल हो तो नेटवर्क से मैक्सिमम पावर पास होती है, पावर बोलिए या करंट बोलिए, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप मैक्सिमम पावर कहो तो अच्छा आ जाएगा। मैक्सिमम पावर पास होती है जिसे मैक्सिमम पावर थ्योरम या मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कहते हैं। इनका ग्राफ कुछ ऐसा आता है जो आपको दिखाया गया है यहाँ पे। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रूव करने के लिए मैक्सिमम पावर थ्योरम को तो उस समय आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस या लोड रेसिस्टेंस ले लेंगे। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का दूसरा नाम है लोड रेसिस्टेंस, और इस रेसिस्टेंस के साथ एक सेल को कनेक्ट करेंगे जिसकी ईएमएफ ई मान लेंगे, और सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस को यहाँ दिखा देंगे स्मॉल आर से, और इसको डॉट डॉट से इधर घेर देंगे जो मैंने फाउंडेशन में बता चुका हूँ आपको। और इससे मैक्सिमम पावर कब सप्लाई होगी, जब यहाँ पे ये लोड इक्वल टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाए तब। लेकिन यही तो आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले पावर इक्वल टू फार्मूला आपको प्रूव कर दिया गया है कि P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। आप कहेंगे ये कैसे, तो ये कैसे आप खुद जानते हो कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिद्ध किया था। या आप कहेंगे W बराबर आई स्क्वायर आर टी, पी इक्वल टू फार्मूला होता है दोस्त W अपॉन टी। तो क्या ये W की वैल्यू में आई स्क्वायर आर टी में आप T से डिवाइड करेंगे तो आपको बचेंगे आई स्क्वायर आर। तो मैंने P बराबर आई स्क्वायर आर इसीलिए यहाँ पे लिखा। ये फार्मूला तो आप जानते होंगे। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर किसी सर्किट में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस विथ इंटरनल रेसिस्टेंस हो तो ये इनका नेट रेसिस्टेंस जो होती है वो कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, करंट जाएगा, ये सीरीज में है, ध्यान से देखिए ये किस क्रम में है, ये तो रेसिस्टेंस दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में R प्लस स्मॉल r, ये हुआ इस सर्किट का नेट रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू V बाई R, एंड यहाँ पे V है EMF अपॉन R की वैल्यू नेट कितना है, कैपिटल R, लोड रेसिस्टेंस प्लस थेवेनिन रेसिस्टेंस। तो क्या हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पुट कर दीजिए और आपका फाइनल आ जाएंगे ये वाला फार्मूला। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका तो यहाँ पे आपको एज वी नो दैट, जैसा कि आप सभी बच्चे को पता होगा कि डिफ्रेंशिएट करना होगा पावर का किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो पावर का आर के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो पी की वैल्यू यहाँ गिवन है आपको, और वो पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, ई स्क्वायर आर बाई आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। अगर
पावर को महत्तम करना है तो कैलकुलस में बताया गया था कि डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट डिफ्रेंशिएट क्या होना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। अर्थात ये dp/dr को क्या करना होगा, 0 करना होगा। एंड यहाँ पे ये है u/v, तो u/v का डिफ्रेंशिएशन तो आप जानते होंगे कि v का डिफ्रेंशिएशन v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx अपॉन v²। तो उस आधार पे आप आई होप कि ये सभी डिफ्रेंशिएट कर लोगे। मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया है। और जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये सब फाइनली आपको आ जाएगा कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। अब कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r प्रूफ हो गया और यही आपको सिद्ध करना था कि लोड का रेसिस्टेंस इक्वल टू थेवेनिन रेसिस्टेंस, अर्थात एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जब इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाती है तो ये कहलाता है मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो आई होप आप ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर पाओगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28 में, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इट इज़ अ मेजरिंग डिवाइस ऑफ अननोन हाई एंड लो रेसिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज अज्ञात हाई एवं उच्च रेसिस्टेंस को मापने की एक युक्ति होती है। फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए दोस्तों आर्म रेशियो क्या होता है, सेम होता है, R1/R2 इक्वल टू R4/R3, जिस पर प्रॉब्लम्स हम लोग अभी थोड़ा देर पहले किए थे। तो आई होप कि ये आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बना लोगे। और ये प्रूफ भी करने पूछता है दोस्त, प्रीवियस ईयर में देखो ना पूछा गया है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या करना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है, R1/R2 इक्वल टू R4/R3, यानी दिस अपॉन दिस नीचे वाला एंड दिस अपॉन दिस। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे वही सब बातों को लिखाया गया, बताया गया है। हेयर सी एंड डी हैव सेम पोटेंशियल। यहाँ पे सी और डी जो पॉइंट दिख रहा होगा वहाँ पे पोटेंशियल सेम है। वी कैन रिमूव मिड रेसिस्टेंस आर, इसीलिए मिड में जो रेसिस्टेंस आर लगे हैं उनको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है कि एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यंजक प्राप्त करें। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का कहता है व्यंजक प्राप्त करने। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ की हेल्प से आपको व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या करना है, सिद्ध करना है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को। वही आर्म रेशियो सेम होता है वही दिखाना है, यानी R1/R3 इक्वल टू R2/R4 सिद्ध करना है। दोस्तों आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि अगर हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे देख लो मैंने यहाँ दिखाया है, यहाँ पे आपको बैटरी कनेक्ट है, 5 रेसिस्टर लगे हुए हैं आपको, एक है R1, R2, R3, R4 एंड बैटरी भी वोल्ट की कनेक्टेड है। और बैटरी से जब करंट निकलेगा I हाई पोटेंशियल से, तो बैटरी के लो पोटेंशियल पे भी वैल्यू करंट की कितनी आनी चाहिए, I आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे बैटरी, यहाँ जो स्विच लगे हैं इनको कनेक्ट कराया। ध्यान रहे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये जो मिड वाले एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि मिड में जो गैल्वेनोमीटर लगा था उसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, अर्थात इसमें Ig की वैल्यू, गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या आ रही थी, 0, इसीलिए इस मिड में लगे हुए रेसिस्टेंस को यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं की जाती है, उनको वहाँ से काट के रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि उसमें करंट नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू KVL अप्लाइड इन लूप ABCD, यहाँ पर
किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्लोज लूप ABCD में लागू कीजिए। तो ABCD आपको दिख रहा होगा, ये A हो गया, A से चलना है B पे और B से चलना है C पे एंड C पे से पुनः A पर आना है। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में तो आपको संपूर्ण जानकारी होगी कि करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज नेगेटिव लेते हैं एंड करंट के अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज पॉजिटिव लेते हैं। तो करंट हाई से लो चल रहा है यानी पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, इसीलिए यहाँ पे करंट है I1 एंड रेसिस्टेंस R1, इसीलिए नेगेटिव I1 R1 एंड ये वाला रसिस्टर में तो करंट आएंगे नहीं क्योंकि इनके B और C पर पोटेंशियल सेम है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन होता नहीं बैलेंस कंडीशन में, इसीलिए इसको यहाँ पे एज्यूम या कंसीडर नहीं किया जाएगा। एंड हम जा रहे हैं C से किधर, A की ओर, अर्थात लो से हाई। करंट की डायरेक्शन इधर है और मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पाथ पे चल रहा हूँ, इसीलिए कहना होगा यहाँ पे कि हम जा रहे हैं लो से किधर, हाई की ओर, क्योंकि करंट चलती है हाई से लो और हमारा पाथ है लो से हाई, अर्थात पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है, इसीलिए प्लस में ये रसिस्टर मल्टीपल इनसे पास करंट इक्वल टू 0 और फाइनली आपको आ जाएगा I1 बाई I2 इक्वल टू R3 अपॉन R1, इक्वेशन फर्स्ट। इसमें हमने क्लॉकवाइज चला है ऐसे। सिमिलरली इन लूप B से C चलिए, C से D, D से होते B पे आएंगे तो एक इक्वेशन पुनः प्राप्त होगा। तो B से अगर D पे आएंगे तो करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव होता है पोटेंशियल एंड करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल पॉजिटिव होता है इक्वल टू 0 एंड हमारा यहाँ से एक और इक्वेशन आएगा I1 अपॉन I2 इक्वल टू R4 अपॉन R2, इक्वेशन सेकेंड। इसमें भी हमने ऐसे चला था। अब दोस्त इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में ये मिल रहा है, इसीलिए आप इसको और इसको आपस में इक्वल कर देंगे, अर्थात R3 अपॉन R1 इक्वल टू R4 अपॉन R2, या नहीं तो इसी को R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4 लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका फाइनली प्रूफ हो गया कि आर्म रेशियो सेम होता है, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, यहाँ पे फाइनल आपका हो गया। तो यही है वैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज का एक्सप्रेशन और इसे आप आसानी से KVL लॉ की हेल्प से सिद्ध कर सकते हो। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे कि 12 ओम के 4 प्रतिरोध पैरेलल पार्श्वबद्ध है, अर्थात पैरेलल में है, ऐसे तीन कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में है, तो इसका कुल रेसिस्टेंस ज्ञात करें। अब क्वेश्चन तो सिंपल था कि 12 ओम का आपको 4 प्रतिरोध है, कितने ओम का, 12 ओम की 4 प्रतिरोध है जो कनेक्टेड है आपको पैरेलल में। तो पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, एक ये हो गया 4 ओम, एक ये हो गया 4 ओम, एक ये हो गया 4 ओम और एक ये हो गया 4 ओम। अब आपको भी पता होगा कि जब इस प्रकार R1, R2, R3, R4 सब इक्वल होता है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि N की वैल्यू 4 है एंड R की वैल्यू R1, R2, R3, R4 इक्वल है, इसीलिए R मान के हम क्या लिख देते हैं 12 ओम। और यहाँ पर पैरेलल में फार्मूला होता है R अपॉन N, ये ट्रिक हमने फाउंडेशन में आपको बताया था। तो R की वैल्यू 12 अपॉन ये हो गया 4, कैंसिल आउट कर दीजिए तो आंसर आ जाएंगे 3 ओम। अब ये 3 ओम वाले तीन
प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, ये भी 3 ओम एंड इस प्रकार के 3 ओम को कनेक्ट करिए तो आपको फाइनली आंसर आ जाएंगे 9 ओम। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि RP अपन RS या RP का दूसरा नाम है R मिनिमम, RS का R मैक्सिमम क्यों होता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट जुड़ता है इसीलिए मैक्सिमम कहलाता है और पैरेलल में रिवर्स में कनेक्ट होता है रेसिस्टेंस, इसीलिए मिनिमम कहा जाता है। तो ऐसा जब आप R1 R2 यानी कि सेम रेसिस्टेंस वाले रसिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर R मिनिमम अपन R मैक्सिमम की रेशियो आती है 1/n²। अगर एग्जाम में यही R मैक्सिमम अपॉन R मिनिमम पूछ दिया जाए तो n²/1 हो जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल पूछा गया था कि 100 वाट एंड 220 वोल्ट रेटिंग का बल्ब 240 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया गया तो विद्युत 6 यानी विद्युत लॉस की गणना करें। तो ये लेवल 10th लेवल का क्वेश्चन है और इसमें तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है नहीं, तो आई होप कि ये आप खुद कर लोगे क्योंकि ऐसे मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि पावर लॉस इक्वल टू पावर डेवलप्ड ऑन रसिस्टर को क्या आपने पावर डेवलप कर रहे हो वहाँ पे। तो शुरुआत में इनिशियली पावर इक्वल टू V²/R। तो इनिशियली पावर है आपको गिवन है क्वेश्चन में इनिशियली 220 वोल्ट एंड पावर है 100 वाट एंड ये वोल्टेज है आपको इनिशियली 220 वोल्ट, ये गिवन है। तो आप दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए तो आपको रेसिस्टेंस आ जाएंगे 484 ओम एंड फाइनली क्या किया गया उसको 240 वोल्ट के से कनेक्ट कर दिया गया, तब कितना लॉस हुआ। तो फिर P = V²/R में V की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका फाइनल आएगा 190 वाट। द पावर लॉस इज इतना। तो आई होप कि ये सभी क्वेश्चन को आप करेंगे क्लियर। तो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट होगा कि अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इलेक्ट्रिसिटी पे, वो इलेक्ट्रिसिटी का इंड डे कहलाएगी, जहाँ पर मैं आपको 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले बताने वाले हैं। पहला मीटर ब्रिज एंड दूसरा पोटेंशियोमीटर एंड उसका एप्लीकेशन भी।